कहानी की शुरुआत वेस्ली नाम के एक छोटे बच्चे से होती है। उसके दादा उसे स्नाइपर चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ये दोनों रूस के एक ठंडे इलाके में थे। दादा ने एक जगह अपने घोड़े को बांध दिया ताकि कोई भेड़िया उसका शिकार करने आए और वेस्ली अपनी राइफल से उसे मार सके। लेकिन जब सही समय आया तो वेस्ली डर गया और उसका निशाना चूक गया। इस गलती की वजह से उसका घोड़ा भेड़िए का शिकार बन गया। इसके बाद कहानी 1942 में पहुंचती है, जहां दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वेस्ली अब बड़ा हो चुका था और रूसी सेना में शामिल हो गया था। वो अपने साथियों के साथ जर्मन सेना का सामना करने के लिए जा रहा था। रूसी सेना ट्रेन के जरिए स्टालिनग्राड शहर की ओर बढ़ रही थी। दूसरी तरफ जर्मन सेना, जिसे हिटलर चला रहा था, पूरे यूरोप पर कब्जा कर चुकी थी। उन्होंने यूरोप के सारे तेल के कुएं भी अपने कब्जे में ले लिए थे। अब उनका अगला मकसद रूस पर हमला करना था, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट स्टालिनग्राड शहर था। जर्मन सेना को सबसे पहले इस शहर पर कब्जा करना जरूरी था। रूस की फौज जल्दी से स्टालिनग्राड शहर के पास पहुंच गई। वहां रशियन कमांडो ने सख्त हुक्म दिया कि अगर कोई सैनिक अपनी ड्यूटी छोड़कर भागने की कोशिश करेगा तो उसके साथी उसे ही गोली मार देंगे। उन्होंने साफ कहा कि मौत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जर्मन फौज को हराकर उन्हें वापस यहाँ से भगाना। इसके बाद रूसी अफसरों ने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी पार करने का आदेश दिया। नदी के दूसरी तरफ जर्मन फौज पहले से तैनात थी। जब रूसी सैनिक नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी में उनके साथी सैनिकों की लाशें तैर रही थी। ये देखकर सभी डर गए। जैसे ही उनकी कश्तियां किनारे तक पहुंचने वाली थीं, जर्मन प्लेन ने उन पर बम और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए और कई कश्तियां डूब गईं। लेकिन किस्मत से वेस्ली किसी तरह नदी पार करके किनारे तक पहुंच गया। उसके बाद कुछ और कश्तियां भी सुरक्षित किनारे तक पहुंच गईं। वहां पहुंचने पर अफसरों ने सैनिकों को हथियार बांटने शुरू किए, लेकिन हमले की वजह से हथियारों की कमी हो गई। इस पर अफसरों ने आदेश दिया कि 2 सैनिक सिर्फ एक ही हथियार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही उन्होंने सैनिकों से कहा कि जर्मन सिपाहियों को मारकर उनके हथियार छीन लें। वेस्ली के पास केवल गोलियां थीं, जबकि उसके दोस्त को बंदूक मिल गई। अब उन्हें साथ मिलकर जर्मन सेना का मुकाबला करना था। अब वेस्ली को हथियार पाने के लिए किसी जर्मन सिपाही को मारना था। जैसे ही ऑफिसर ने हमला शुरू करने का इशारा किया, रूसी सैनिक ने जर्मन सेना पर धावा बोल दिया। जर्मन सेना ने जवाब में बम से हमला किया, जिससे रूसी फौज को भारी नुकसान हुआ। इसी बीच वेस्ली के दोस्त की मौत हो गई। वेस्ली ने उसकी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक दूसरे सैनिक ने उसे धक्का देकर बंदूक छीन ली। जर्मन सेना रूसी फौज पर हावी हो रही थी, जिससे कुछ रूसी सैनिक ने जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़े, उनके ऑफिसर्स ने उन्हें युद्ध छोड़ने की सजा देते हुए उन पर गोलियां चलवा दी। इसी बीच जर्मन सेना ने स्टालिनग्राड शहर पर कब्जा कर लिया। पूरे शहर में रूसी सैनिक की लाशें बिखरी हुई थी। चील और कौवे लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। तभी वहां एक गाड़ी तेजी से आई। जर्मन सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी पलट गई। गाड़ी से एक रूसी व्यक्ति बाहर निकला। उसका नाम डेनिलेव था और वो रूसी फौज के लिए अखबार पहुंचाने का काम करता था। जर्मन सैनिक उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वो तुरंत लाशों के बीच में छुप गया, ऐसा दिखाने के लिए कि वो मर चुका है। जब जर्मन सैनिक लाशों की तलाशी लेने आए तो उन्होंने ये पक्का करने के लिए कि कोई जिंदा तो नहीं बचा हुआ है, अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। किस्मत से डेनिलेव को कोई भी गोली नहीं लगी, लेकिन लाशों की भयानक बदबू से उसे उल्टी आ गई। डेनिलेव धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक जर्मन ऑफिसर उसके सामने खड़ा होकर नहा रहा है। डेनिलेव ने लाशों के बीच से एक बंदूक उठाई और उसे मारने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, लाशों में से एक जिंदा आदमी निकल आया। वो कोई और नहीं बल्कि वेस्ली था। वेस्ली ने डेनिलेव को गोली चलाने से रोक दिया। उसने समझाया कि अगर अभी गोली चलाई तो जर्मन सैनिक गोली की आवाज सुनकर वापस आ जाएंगे। वेस्ली ने डेनिलेव को इंतजार करने को कहा जब तक कोई मिसाइल न गिरे। धमाके की आवाज में गोली की आवाज छुप जाएगी। साथ ही वेस्ली ने डेनिलेव को बंदूक में डालने के लिए गोलियां दी, लेकिन डेनिलेव अब डरने लगा था कि कहीं गोलियां चलाने से जर्मन सैनिक सच में उनकी आवाज न सुन लें। इसीलिए उसने अपनी बंदूक वेस्ली को दे दी और कहा कि वो ऑफिसर को मार दे। वेस्ली ने बंदूक तो ले ली, लेकिन तभी उसे एक गाड़ी आती दिखी। गाड़ी में जर्मन सैनिक थे जो उस ऑफिसर की सुरक्षा के लिए आ रहे थे। अब हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो गए थे। वेस्ली ने धैर्य रखा और मिसाइल के धमाके का इंतजार किया। जैसे ही मिसाइल का तेज धमाका हुआ, उसने मौके का फायदा उठाकर जर्मन कमांडर पर गोली चला दी और उसे मार डाला। धमाके की वजह से किसी को भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद अगले धमाके का सहारा लेकर वेस्ली ने एक और जर्मन सैनिक को मार गिराया, लेकिन तभी एक सैनिक ने वेस्ली को देख लिया और गिरते हुए उसकी तरफ एक बम फेंक दिया। पर वेस्ली ने तेजी दिखाते हुए उससे पहले ही उस पर गोली चला दी और उसे भी मार डाला। अब वहां केवल एक आखिरी जर्मन सैनिक बचा था। वो अपने बाकी साथियों को खबर देने के लिए भागने लगा, लेकिन वेस्ली ने तुरंत खड़े होकर उसे भी निशाना बनाते हुए गोली मार दी। उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक थी कि वो बिना चूके उसे भी खत्म कर चुका था। डेनिलेव वेस्ली की बहादुरी और निशानेबाजी से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद वो दोनों रूसी सेना के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां डेनिलेव ने अखबार में वेस्ली के बारे में एक लेख लिखा। उसमें उसने बताया कि कैसे वेस्ली ने 4 जर्मन सैनिकों और एक जर्मन कमांडर को अकेले ही मार गिराया। ये देखकर वेस्ली मन ही मन बहुत खुश हुआ। तभी वहां रूसी नेता स्टालिन का एक खास आदमी खुर्शेव आ गया।
उसका आना कुछ बड़े बदलाव का संकेत दे रहा था। क्रुश्चेव रशियन कमांडर से बहुत नाराज था क्योंकि उसने रशियन सैनिकों को जर्मन सेना के सामने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। उसने कमांडर से कहा कि अगर स्टालिन को यह पता चला तो वो उसे कुत्ते की मौत मार देगा। उसने सुझाव दिया कि कमांडर के लिए बेहतर यही होगा कि वो चुपचाप यहाँ से भाग जाए। जैसे ही क्रुश्चेव कमांडर के ऑफिस से बाहर निकला, सभी ने गोलियों की आवाज सुनी। सभी समझ गए कि कमांडर ने खुद को मार लिया है। अब क्रुश्चेव ने ऑफिसर से पूछा कि सैनिकों का हौसला कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि वे नाज़ी जर्मनों का सामना कर सकें और स्टालिनग्राड शहर को वापस ले सकें। तब डेनिलेव ने क्रुश्चेव को सुझाव दिया कि सैनिकों को जबरदस्ती युद्ध में भेजने से बेहतर होगा कि उन सैनिकों को प्रमोशन दे दिया जाए जिन्होंने जर्मन सेना का बहादुरी से सामना किया है। इससे बाकी सैनिकों का मनोबल भी बढ़ेगा। क्रुश्चेव को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उसने इसे लागू करने का फैसला किया। जल्द ही डेनिलेव भागते हुए वेस्ली के पास आया और उसे बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। अखबार में वेस्ली की बहादुरी की कहानी छपने के बाद पूरे देश में उसकी तारीफ होने लगी। लोग उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगे और वो एक नायक बन गया। स्नाइपर बनने के बाद वेस्ली ने अपने सटीक निशानेबाजी से 33 जर्मन सैनिकों को मार गिराया और 13 जर्मन कमांडरों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद एक दिन की बात है जब वेस्ली एक जर्मन कमांडर पर निशाना साध कर बैठा था। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, एक बच्चा उसके सामने आ गया। इस वजह से वेस्ली का ध्यान भटक गया और वो कमांडर को मारने से चूक गया। उस बच्चे का नाम शासा था। वो एक रूसी बच्चा था जिसने वेस्ली की बहादुरी की कहानियां सुन रखी थी और उसे अपना हीरो मानता था। शासा वेस्ली को अपने घर ले गया जहां उसकी मां ने वेस्ली का दिल से स्वागत किया। थोड़ी देर के बाद डेनिलेव और तानिया नाम की एक खूबसूरत लड़की भी वहां पहुंची। तानिया एक बहादुर लड़की थी जो छुपकर आम लोगों को जर्मन सैनिकों से बचाने का काम करती थी। वो शासा की पड़ोसन थी और जर्मन भाषा बहुत अच्छी तरह से जानती थी। डेनिलेव ने तानिया को पहली बार देखा तो उसे देखकर उसका दिल आ गया, लेकिन तानिया वेस्ली की बहादुरी से बहुत प्रभावित थी और उसे पसंद करती थी। इसके बाद कहानी जर्मन कमांडर की तरफ बढ़ती है जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्नाइपर को रूस में बुलाने का फैसला किया। उस स्नाइपर का नाम क्वीन था। जब क्वीन वहां पहुंचा तो जर्मन मिलिट्री हेडक्वार्टर के कमांडर ने उससे मुलाकात की और बताया कि एक रूसी स्नाइपर ने उनके कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। जर्मन कमांडर ने क्वीन को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द इस रूसी स्नाइपर को खत्म कर दे। क्वीन तुरंत अपने काम में जुट गया। जल्दी ही खबर फैली, एक जर्मन स्नाइपर ने बेहद सटीक निशाने से 5 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। उधर वेस्ली सो रहा था जब उसके दोस्त ने उसे जगाया और बताया कि स्टोरेज की जगह पर कोई परेशानी है। उसने कहा कि उन्हें बाहर जाकर इस समस्या का हल करना होगा। वेस्ली अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकला। वहां उसने खिड़की के पीछे एक आदमी को सोते हुए देखा। उसने तुरंत निशाना साधकर गोली चला दी और एक साथी के साथ उसे देखने गया। उसका दूसरा साथी नीचे ही रुका रहा। जब वेस्ली और उसका साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई आदमी नहीं बल्कि एक पुतला था। उसी समय एक जर्मन स्नाइपर ने नीचे रह गए उस साथी को मार गिराया। तभी वेस्ली की नजर जमीन पर पड़ी एक सिगरेट पर गई और उसे समझ में आ गया कि वहां कोई और भी दुश्मन छिपा हुआ है। इसी दौरान जर्मन प्लेन्स ने स्टालिनग्राड पर बमबारी और मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। ये देखकर वेस्ली का साथी डरकर भागने लगा, लेकिन जर्मन स्नाइपर ने चालाकी से उसे भी मार गिराया। वेस्ली बमबारी के बीच उसी इमारत में छुपा रहा। दूसरी ओर क्वीन को अखबार पढ़ते हुए दिखाया गया जहाँ रूसी सैनिकों पर उसकी जीत की खबर छपी थी। वहीं शासा उसके जूते साफ कर रहा था। ये दृश्य दिखाता है कि क्वीन वेस्ली का शिकार करने की योजना के तहत हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा था। क्वीन ने शासा को अखबार देकर उसमें छपी खबर को जर्मन भाषा में समझाने को कहा। शासा ने बताया कि खबर में वेस्ली की निशानेबाजी और उसकी बहादुरी की तारीफ की गई है। बातों बातों में शासा ने नादानी में ये भी कह दिया कि वो वेस्ली का बहुत बड़ा फैन है और उससे मिल भी चुका है। दूसरी ओर वेस्ली मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचा जहां डेनिलेव पहले से ही मौजूद था। वहां उसकी मुलाकात केलेग नाम के एक और स्नाइपर से हुई जिसने कभी जर्मन स्नाइपर क्वीन से निशानेबाजी सीखी थी। जल्दी ही वेस्ली ने डेनिलेव से बातचीत की और उसे बताया कि उसके 2 साथी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्नाइपर ने उन पर हमला किया था वो बार बार अपनी जगह बदल रहा है, जिससे उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। डेनिलेव ने तुरंत समझ लिया कि ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही था। उसने वेस्ली को बताया कि क्वीन उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसे मारने के मकसद से ही यहाँ आया है। अगले दिन वेस्ली ने एक डरावना सपना देखा। उसे अपने बचपन की वो घटना याद आ गई जब भेड़िए ने उनके घोड़े को मार डाला था। उसी समय केलेग ने उसे नींद से जगाया और बताया कि उसने अभी अभी एक अंडरकवर स्नाइपर को देखा है। वेस्ली और केलेग तुरंत यहाँ से जाने के लिए बाहर निकले कि मामला क्या है। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि दुश्मनों ने हमला किया था। स्थिति गंभीर देखते हुए वो तुरंत इमारत से बाहर आ गए। उसी दौरान जर्मन फौजियों ने उन पर तीर चला दिए, लेकिन शुक्र था कि वेस्ली और केलेग बचकर बाहर निकले। इसके बाद वेस्ली ने सिग्नल के तार काट डाली ताकि जर्मन फौजी हेडक्वार्टर से फोन करके और सैनिकों को ना बुला सकें। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। तभी उनकी नज़र एक जर्मन सैनिक पर पड़ी जो सिग्नल की तार ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जर्मन सैनिक कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही साथी था।
जिसे क्वीन ने पकड़कर जर्मन फौज के कपड़े पहनाने पर मजबूर कर दिया था। कैलेक ने गलती से अपने ही साथी को मार डाला क्योंकि उसने सोचा कि वो जर्मन सैनिक है। अब कैलेक और वेस्ली फिर से अपनी जगह बदलने की योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने देखा कि क्वीन आसपास तो नहीं है। फिर उन्होंने एक चाल चली। दोनों ने अपने हेलमेट निकाल कर रख दिए ताकि क्वीन हेलमेट पर निशाना लगाए और वेस्ली को उसकी लोकेशन का पता चल जाए, लेकिन क्वीन ने गोली नहीं चलाई, जिससे उन्हें लगा कि आसपास कोई नहीं है। जैसे ही वो दूसरी जगह कूदे, क्वीन ने कैलेक को मार गिराया। वेस्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर हेडक्वार्टर में लौट आया। वेस्ली ने डेनिलेव से कहा कि वो क्वीन को नहीं मार सकता क्योंकि वो उससे बहुत बेहतर स्नाइपर है। डेनिलेव ने वेस्ली को हौसला देते हुए कहा कि वो क्वीन के बारे में उसे पूरी खुफिया जानकारी लाकर देगा। ये सुनकर वेस्ली को थोड़ा हौसला आया, लेकिन दूसरी ओर क्वीन ने छोटे बच्चे शासा को मिठाइयाँ देकर वेस्ली के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद क्वीन चुपचाप उस बिल्डिंग में पहुंच गया जहां वेस्ली आने वाला था। वो वहीं छुपकर उसका इंतजार करने लगा। वेस्ली को ये समझ आ गया था कि क्वीन छुपकर उस पर हमला करने वाला है, इसीलिए वो वेंटिलेशन पाइप के जरिए आगे बढ़ने लगा। तभी क्वीन को पाइप से आवाज सुनाई दी और उसने अंदर जो भी था उसके बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही वो बाहर आया, क्वीन ने वेस्ली के साथी को मार डाला। वेस्ली किसी तरह बचते हुए एक इंजन के पीछे छुप गया, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका हथियार गिर गया। उसने अपने जख्मी साथी को हेडक्वार्टर वापस लौट जाने को कहा। फिर उसने चाकू की मदद से अपनी बंदूक को रस्सी से बांधकर वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक क्वीन ने गोली चला दी और रस्सी को 2 टुकड़ों में काट दिया। इसी दौरान जर्मन आर्मी के प्लेन्स ने बमबारी शुरू कर दी और बिल्डिंग में चारों ओर कांच गिरने लगा। वो स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उसमें से एक कांच में वेस्ली की झलक दिखाई दे रही थी और क्वीन ने उस पर ध्यान से नजर रखना शुरू कर दिया। उधर जख्मी फौजी जब हेडक्वार्टर पहुंचा तो उसने तानिया को वेस्ली की हालत के बारे में बताया। तानिया ने देखा कि वो कितनी परेशान थी और वेस्ली की मदद करने के लिए वेंटिलेशन पाइप से होते हुए उसके पास पहुंचने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो पाइप से बाहर आने वाली थी, वेस्ली ने उसे रोक दिया। वेस्ली ने तानिया को क्वीन की लोकेशन बताई और उसे शीशा मोड़ने को कहा ताकि वो भी क्वीन को देख सके। तानिया ने वैसा ही किया और उसी पल अचानक वेस्ली ने अपनी बंदूक से निशाना लगाकर क्वीन के हाथ पर गोली चला दी। क्वीन को घायल देखते हुए वेस्ली तुरंत हेडक्वार्टर लौट आया। उसकी ये बहादुरी देखकर उसे काफी तारीफें मिली क्योंकि उसने एक ही बार में क्वीन पर सही निशाना लगाकर उसे घायल कर दिया था। इसके बाद वेस्ली डेनिलेव से मिलने गया और उसे अखबार में अपने बारे में लिख जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो बाकी फौजियों की तरह गुमनाम होकर लड़ना चाहता है। इस पर डेनिलेव ने उसे समझाया कि वो कोई आम फौजी नहीं है बल्कि एक बेहतरीन स्नाइपर है। जब बाकी सैनिक उसके बहादुर के किस्से सुनेंगे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी और उनका जोश बढ़ेगा। फिर डेनिलेव ने शासा को बुलाया जो उनकी मदद के लिए जासूसी कर रहा था। शासा ने वेस्ली को बताया कि जब वो क्वीन के जूते के निशान देखते हैं तो उसे पीली धूल दिखाई देती है। ये धूल खास तौर पर सिर्फ केमिकल फैक्ट्री से मिलती है। शासा रूस की फौज के लिए क्वीन की जासूसी करने में बहुत खुश था, लेकिन वेस्ली को डेनिलेव पर गुस्सा आ गया। उसे ये समझ नहीं आया कि डेनिलेव जैसे छोटे बच्चे को खतरे में डालने का क्या मतलब है। हालांकि बाद में शासा वेस्ली को उस केमिकल फैक्ट्री में लेकर गया जहाँ क्वीन जाया करता था। वेस्ली लाशों के ढेर में छुपकर क्वीन का इंतजार करने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो थककर वहीं सो गया। इसी दौरान क्वीन बिल्कुल उसके सामने से गुजर गया, लेकिन वेस्ली सो रहा था इसलिए वो उसे पहचान नहीं सका। वहीं दूसरी ओर जर्मन फौज ने शहर पर हमला बोल दिया। एक जर्मन फौजी मर चुके सैनिकों के पर्स चुरा रहा था। अचानक क्वीन की नजर लाशों में पड़े वेस्ली पर पड़ी। उसने वेस्ली पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उस समय एक सिपाही उसके निशाने के बीच में आ गया। बाद में जर्मन फौज ने उस चोर को पकड़ लिया और उनके पास वेस्ली का पर्स मिला, जिससे साबित हो गया कि वेस्ली पहले ही मर चुका था। अब क्वीन के लिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था और कमांडर ने उसे अपने बैग वापस करने का आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर जब रूसी कमांडर को वेस्ली की मौत की खबर मिली तो वो बौखला गया, लेकिन तभी डेनिलेव ने आकर उसे समझाया कि वेस्ली अभी जिंदा है। कमांडर ने कहा कि अगर फौज तक वेस्ली की मौत की झूठी खबर पहुंच गई तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए कमांडर ने डेनिलेव को आदेश दिया कि वो अखबार में वेस्ली की तस्वीर छुपा दें। इसके बाद डेनिलेव ने तानिया से कहा कि वेस्ली हेडक्वार्टर वापस नहीं लौटेगा। तानिया ने पूछा कि ऐसा क्यों, लेकिन डेनिलेव ने उसे यह नहीं बताया कि वेस्ली ने खुद अपनी मौत की खबर फैलाई है। जब तानिया ने थोड़ी देर के बाद जर्मन रेडियो पर वेस्ली की मौत की खबर सुनी तो वो बहुत परेशान हो गई। वहीं दूसरी ओर क्वीन शासा से अपने जूते साफ करवाने गया। शासा वेस्ली की मौत की खबर सुनकर रो रहा था, लेकिन क्वीन ने उसे समझाया, रो मत बच्चे, वो अभी जिंदा है। फिर उसने शासा से कहा कि वो अभी घर चला जाए और कल सुबह ट्रेन के टाइम पर स्टेशन आ जाए। कुछ देर के बाद शासा ने यह खबर डेनिलेव तक पहुंचा दी कि वेस्ली ट्रेन स्टेशन पर आ रहा है। अगली सुबह वेस्ली ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा तो उसे तानिया दिखाई दी। वेस्ली उसे देखकर चौंक गया और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं आऊंगा? तानिया ने जवाब दिया, मुझे तो शासा से पता चला। तानिया ने भावुक होकर कहा, जर्मन रेडियो पर तुम्हारी मौत की खबर चल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। इसके बाद तानिया और वेस्ली एक दूसरे के करीब आ गए। उधर शासा वेस्ली से मिलने ट्रेन स्टेशन पहुंचा, लेकिन क्वीन पहले से ही उसका वहां इंतजार कर रहा था।
क्वीन ने यह अनुमान लगा लिया था कि यह बच्चा रूसी जासूस है। कुछ ही पलों में तानिया ने अपनी दूरबीन से ऐसा खौफनाक मंजर देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक मासूम बच्चे की लाश एक पाइपलाइन से बुरी तरह लटक रही थी। उसे समझ में आ गया कि क्वीन ने साशा को मार डाला था। साशा की मौत से तानिया को गहरा सदमा लगा, लेकिन वेस्ली ने उससे वादा किया कि वो क्वीन को मारकर साशा की मौत का बदला जरूर लेगा। इसी दौरान जर्मन फौज शहर में घुस गई। रूसी फौज ने साशा की मां को कश्ती में बैठकर नदी के उस पार जाने को कहा, लेकिन उसकी मां ने कहा कि वो अपने बेटे के आने से पहले कहीं नहीं जाएगी। डेनिलेव ने उसे झूठ कहा कि साशा रसिया को धोखा देकर जर्मन फौज में शामिल हो गया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि साशा की मौत हो चुकी है। इसके बाद जब वो भाग रहे थे तो अचानक एक मिसाइल तानिया के पास आ गिरी और वो बुरी तरीके से जख्मी हो गई। तब साशा की मां ने तानिया को एक कश्ती में बैठकर उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाने का निर्णय लिया। उस बेचारी ने अपने मर चुके बेटे के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, उस पार जा रही हूँ। जैसे ही मौका मिला, साशा की मां ने लिखा, जैसे ही मौका मिला तो तुम भी नदी पार करके उधर आ जाना। वहीं दूसरी ओर डेनिलेव वेस्ली के पास पहुंचा, जो ट्रेन स्टेशन पर क्वीन का इंतजार कर रहा था। डेनिलेव ने वेस्ली को ये दुखद खबर दी कि तानिया की मौत हो चुकी है। सुनकर वेस्ली फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद डेनिलेव ने क्वीन को ढूंढने का चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि बाद में वेस्ली उसे मार सके। क्वीन को लगा कि उसने वेस्ली को मार डाला है, इसीलिए वो नीचे आकर चेक करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि वेस्ली सामने से उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा था। अब क्वीन अपनी मौत के लिए तैयार हो गया और मरने से पहले उसने वेस्ली की बहादुरी के लिए उसे सैल्यूट किया। अंत में वेस्ली ने क्वीन को मार डाला और फिर क्वीन की बंदूक को डेनिलेव की कुर्बानी के सम्मान में उसकी लाश पर रख दिया। इस घटना के 2 महीने बाद रूसी फौज ने जर्मन फौज को हरा दिया। बाद में वेस्ली हॉस्पिटल में पहुंचा और उसने देखा कि तानिया भी जिंदा थी। उसे देखकर वेस्ली बहुत खुश हुआ। इसके बाद रूसी फौज ने वेस्ली के सम्मान में उसकी बंदूक को स्टालिनग्राड म्यूजियम में रखवा दिया। वेस्ली और तानिया ने एक दूसरे से शादी कर ली और एक साथ खुशहाल जिंदगी बिताई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।